द मूजी शो। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे को काफ़ी इंडिया के अंदर अभी काफ़ी चीज़ बढ़ी है। दो लोग आपस में ना रह नहीं पा रहे हैं। एक शादियां जो जितनी इन आने वाले 3 सालों में टूटी है, आई थिंक हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है कि जितनी ज़्यादा शादियां हो रही हैं उतनी टूट भी रही हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दो लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? अब ऐसा है ना, इसमें मज़ीद इसमें ऐसा होता है कि बोलूँगा तो विवाद हो बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है। हाँ। देखो, शादी में एक्चुअल फंडा ये होता है कि दो जने जिनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अपार्ट है, अपब्रिंगिंग का तरीका अलग है, मतलब कि एक वन पार्ट ऑफ द सिटी, एक दूसरा पार्ट ऑफ द सिटी, इनके फैमिली वैल्यूज भी अलग है। अच्छा, फैमिली वैल्यूज में क्या था कि हर चीज का एक रोल है। पहले जो था फैमिली, जॉइंट फैमिलीज में ये था कि दादा दादी चाचा चाची हर किसी से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। अब वो भले ही ये है कि उसने दादा से अपने ये सीखा कि मुझे पेशेंट रहना है, उसने अपने मामा चाचा से सीखा कि संभाव, जैसे अपने टाइम पे तो मामा चाचा स्पोर्ट्स में होते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में सीखा। तो हम क्या है, हम स्कूल के लेवल पे ही, मतलब बाय द टाइम यू फिनिश योर स्कूल आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हो। ओके, वो हम लोगों को पता भी नहीं होती है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि वो ट्रेंड फ्रॉम लार्ज फैमिलीज तो श्रिंक होते होते न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ आ गई। मतलब क्या, फादर पेरेंट और बच्चे, और बच्चों के लिए केयर टेकर बाहर से, ओके है ना। अब क्या है, दोनों वर्किंग पेरेंट्स है तो कुक अलग से, वो खाना बना के जाएगा। अब दोनों पेरेंट्स में ऐसा भी है कि दोनों वर्किंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि महीने के 15 दिन एक पेरेंट बाहर रहता है। ओके, ये भी होता है कोई कई फैमिलीज में। अब आपने क्या किया है, आपने उस बच्चे को शुरू से ही लेक्यूना देना शुरू कर दिया। लेक्यूना ये है कि मेरे पास समय तो है, और मुझे जैसे बच्चों के लेवल पे है ना कि मुझे अटैचमेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठूं, उनसे बातें करूं, सीखूं, कहानियां सुनूं, पर वो कर नहीं पा रहा। और आपने क्या किया, उसको फोन दे दिया। एक ये एडिड मिजरी है, फोन ऐड कर दिया। हाँ, आपने फोन दे दिया उसको, वो और अकेला हो गया फिर और उसके अकेला बाद हो से। गया, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। फोन पे आप हाँ देख सकते हो चीज, पर मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ इट्स अ वेपन, इट्स अ वेपन, और तुम्हें समझना होगा तुम्हें कैसे यूज करना। ओके, वो तुम्हारे अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, तुम्हें फोन- हाँ नॉलेज दे सकता है। नो डाउट तुमने कोई वीडियो देखी और तुमने सीखा कुछ, नो डाउट तुमने अपना तुम्हारा दिल बैठ रहा था, तुमने अच्छा गाना सुना, तुम्हें अच्छा लगा, बट वो कंपेनियन नहीं बन सकता है। कोशिश करते हैं लोग, कर दो, इसी वजह से तो एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन बन जाता है। तो अब हुआ क्या कि ये लड़का और ये लड़की सपोजिटली XYZ टाउन सिटी से, ABC, इन दोनों की तुमने शादी करा, ठीक है। अब क्या होता है कि ना इनको एक दूसरे की हैबिट्स का भी नहीं पता। जो तो साथ रहेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ करेक्ट और है। साथ रहेंगे तभी फ्रिक्शन होगा इनमें। फ्रिक्शन मतलब आपस में झगड़े। अब होता है क्या है कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स जो होती है ना, वो ऐसे है कि क्रिस क्रॉस, कि भाई तुम्हारी कमियां मैं पूरी कर रहा हूँ, मेरी कमियां तुम पूरी कर हाँ, रहे तो हो। वो क्रिस क्रॉस की तरह हो गया। ये नहीं हो पा रहा। वो जो थ्रेशोल्ड फॉर फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इतना कम हो चुका है कि जैसे तुमने मुझे कुछ बोला और मैं ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल शादी खत्म करके ही मानेगा। ओके, वो इस लेवल तक आ जाएगा 1 मिनट में। अच्छा, फिर क्या है कि ना नियम कानूनों का इशू ये है कि अपब्रिंगिंग के समय अगर तुम किसी को बोल दो ना कि तुम्हारा लड़के से झगड़ा हो, उधेड़ के रख दो उसको, हाँ हर तरह से उधेड़ के रख दो। लड़के, हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज है हाँ, अपने। ये चीज अब वो दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि मैं खुद कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे मैरिज सेव करने की, मैं नहीं कर पाता। ओके, नहीं कर पाता। और ये तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। मज़ी एक एंटिटी होती है जिसे हम सूडो सीजर कहते हैं। अब क्या होता है कि इसकी अपीयरेंस बिल्कुल सीजर की तरह ही होती है। मतलब आप दूर से देखोगे आपको ऐसा लगेगा किसी को एकदम से दौरा पड़ गया, पर वो होता नहीं। और वो इसलिए करता है सामने वाला कि उसको जो अटेंशन नहीं मिल रही ना, वो मिले और लोग उस पर ध्यान दें, उसकी अच्छा। बातों पे ध्यान दें। ऐसा होता है जो अपने आप को, हाँ ये मैंने देखा है कि जैसे कि 5 लोग हैं एक ग्रुप के अंदर, 5 लड़के हैं, एक कोई बंदा ऐसा है कि जो कि ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इंटरेक्ट करने की चीज़ों को, या आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की। तो कहीं ना कहीं उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसको बात करने के लोग चाहिए होते हैं, उसको इम्पोर्टेंसी चाहिए होती है। अब क्या होता है कि मेरे पास जो एक कपल्स आया, उसमें वाइफ के साथ ये होता था कि वो बार बार एकदम से ऐसे हाथ पे टाइट हो गए, उसने जबान अपनी टाइट कर ली और Okay. बेहोश हो गई।
और ये जो है खासकर जब हस्बैंड अपना काम खत्म करके वापस आता था, घर में घुसता ही था, तब बहुत कॉमन था। अब ये मेरे पास लेके आया, इलाज शुरू हुआ। अब ये एपिसोड्स गवाह देने के बाद भी रहे, मतलब आपने बेस्ट पॉसिबल इलाज शुरू किया, बट जैसे इन दोनों की आपस में किसी बात का अनबन हुई, फिर वो चीजें स्टार्ट हो गई, फिर से होगी। फिर वो बेचारा लेके उसको अस्पताल आ रहा है, उसको दवा दी जा रही फिर है, वहाँ नॉर्मल हो रही हाँ, है चीजें, फिर आधे पौन घंटे में वो नॉर्मल होके फिर घर चले गए। फिर गिर जा रहे तो हो। ये एक तरह से हर हफ्ते 10 दिन का मैकेनिज्म बन गया। तो ये सामने वाले इंसान को पता होता है कि ये क्या कर रहा है, या वो उसके भी दिमाग में मेंटल, उसको इमोशनली? वो एक्चुअली जिनके साथ हो रहा होता है ना, वो इसको समझ नहीं पाते। वे भी ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब इनके इस केस में क्या हुआ कि जो फादर था ना, वो बिग शॉट था, ओके। और इस लड़की ने जबरदस्ती में या जैसे भी करके इस इंसान से शादी करी थी। तो अब ये था कि आफ्टर मैरिज उसको ये लगने लग गया था कि ये मेरे एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाए। ओके। इस तरह की मेरी लाइफ स्टाइल रही है ना, ये कैरी ऑन नहीं कर ये पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये सफर करेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ। तो और दूसरा कि इनके जब बच्चे हो गए, तो बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से भी इसको चिंता थी। भाई वो खुद बहुत हाई लेवल एजुकेशन पे है, सब कुछ है, और ये बच्चे जो हैं वो इतना अच्छे से एजुकेट नहीं हो रहे, तो उसको इस चीज़ की भी चिंता रहती। तो ये भी था, प्लस अब इनके आपस के फ्रिक्शन इतने ज़्यादा थे कि मतलब आए भी हैं काउंसलिंग के लिए तो एक दूसरे कमरे में बैठा है, एक दूसरे मैं ना बात करूँ ना, मतलब कि बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जैसे हौच पौच वाला मामला हो गया कि बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से, किर। हाँ, तो दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया, दोनों से बात करी। अब क्या हुआ कि एक दिन एपिसोड खिंच गया। एक्चुअली मुझे चीजें कैसे पता चली, एपिसोड खिंच गया तो मैंने इसको बोला कि इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा सो भी नहीं पा रही है रात को, तो इसको हॉस्पिटल ही लगाओ। भर्ती किया। द वेरी मोमेंट द गर्ल्स मदर लैंडेड अप हॉस्पिटल में, मुझे सारे रीजन समझ में आ गए लाइन से कि हो क्या रहा था, झगड़े कैसे? क्यों हो रहे हैं? कैसे? क्योंकि इमोशनली चार्ज जो है ना, लड़की को उसकी मदर कर रही थी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये काफी एक रिश्ते खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि दूसरी फैमिलीज का रिश्तों में इंटरेक्ट करना या घुसना। इसकी खुद की मदर, अच्छा, लड़की की। हाँ, हाँ, ज्यादातर चीजों में मैंने देखा है कि वो बॉस लेडी एकदम है ना। मदर तो खैर क्योंकि वो उसकी भी अपब्रिंगिंग उस तरह से रही है, वो बॉस लेडी है, और बॉस लेडी के साथ में ये था कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, और बेटी को कि हाँ और कर ले शादी, ये सब तो होना था। तो उसके ना बैंड बज जाते थे सुनते ही, और उसके दिमाग में सारे के सारे घोड़े खुल जाते थे कि ये क्या क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। उसके बाद उसके एपिसोड शुरू होते थे। फिर सर आप इस चीज को समझ गए, फिर आपने उन लोगों को इससे बाहर कैसे नहीं निकाला? मैंने सबसे पहले ये कहा कि इन दोनों को एक तरह से डील करने दो अपने साथ। मैं दोनों को बिठाया, पेरेंट्स को, मतलब फादर मदर दोनों को बिठा के आई वाज लाइक कि लेट हर डील विद हर प्रॉब्लम्स, लेट द हस्बैंड डील, लेट देम बी क्लियर कि उसको हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस। और मदर को मैंने कहा कि अगर आप उसी तरह से उसको समहाउ मोर्सेलेटेड एडवाइसेस होती हैं, पार्ट्स में बोल भी दिया और साथ में कुछ ऐसा कंपोनेंट जोड़ दिया जिससे वो खींचता रहे, उसको ट्रॉमा फील हो रहा है। हाँ, खींचता रहे। अब ये क्या है, था तो एडवाइस ही, यार तू किसी और स्कूल में भेजना है इसको, उन्होंने एडवाइस बच्चे को ही दी, बच्चे के हिसाब से दी, चलो भले के लिए दी, और वो खींच रही है कि यार मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाऊंगी क्या। ठीक है, तो वो इन चीजों को लेके इतना वरी हो जाती थी कि उसे चक्कर आना, फिर ऐसे कि भाई रात को सोना पाना, फिर दिन भर में वही उल्टे सीधे विचार चलना। उल्टे सीधे विचार आते थे तो अपने दांतों को ग्राइंड करती। हाँ, जैसे टाइट करना। कुछ लोगों में ये होता है, और ऐसे करते करते देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जहाँ उसको ऐसा था कि मेरी बॉडी में टाइटनेस आ रही है, मुझे रहा नहीं जा रहा, फिर वो बेहोश हुई। तो जब ये बार बार होने लगा तो ऐसा लगता था जैसे उसको सीजर आ रहा। अच्छा, किसी को फास्ट फॉरवर्ड कर दो, मतलब स्पीड बढ़ा दो इसी एपिसोड की, तो देखने वाले को तो ये लगेगा कि इसको सीजर आ रहा वो होता। तो मेरे हिसाब से जब आपने शादी करा दी बच्ची की, तो उन दोनों को संभालने दो, अपने हाल पे छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो, या छोड़ो तो नहीं कह, मतलब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल, पर उनके जो मेजर डिसीजंस है उन्हें लेने। ओके, इन वो, हाँ, एक रिश्ते के अंदर ज्यादा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग उन लोगों में होती है जो एक रूम के अंदर वो लोग साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बाहर से, क्योंकि हर इंसान का लाइफस्टाइल सर अलग होता है, ठीक है, और हर एक जो रिलेशनशिप जो होता है, वो लव लाइफ जो होती है हर इंसान की ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि दूसरा आदमी आके उसको उंगली करे। ये बात सच के है।
दो जनों के क्लोज रूम कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में रहना। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं रिश्ते खराब होने का कारण ये है कि आप तीसरे इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने रिश्तों के अंदर। हाँ, अब वो क्या है, वो तीसरा इंसान उसमें मसाले भी लगा दे। एग्जैक्टली इसलिए कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज करना है ना जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेस्टफुल है, जैसे मुझे बुलाया किसी ने और मैं उसका रिप्लाई उस समय नहीं दे पा रहा, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि व्हाट्सएप जो है ना वो ब्लैंक मैसेज जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन वो कैसे लेगा आपको नहीं पता। अच्छा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, ऐसे कैसे मना कर सकते हो आप। तो इस ज्यादा बेटर कि आप उसे फोन करके कि भाई ऐसे है कि मैं इस फलाना पेशेंट को अभी संभाल रहा हूँ, तो मुझे आधा पौन घंटा लग सकता है, मैं आके मिलता हूँ आपसे। ये क्लियर कन्वे हो गया और इसी में मैं उसको मैसेज कर दूं फटाफट, हाफ एन आवर मे बी माइट बी 45, ठीक है, डू नॉट वेट फॉर मी, खत्म। अब वो पढ़ने वाला क्या है कि यार ये तो कितना एरोगेंट है, हम बुला रहे हैं ऐसे करें। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब आपने जोक्स अपार्ट, अगर आप आमने सामने भी ऐसे कपल बैठे हो तो क्लियर कम्युनिकेशन, क्रिस्टल क्लियर, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए रेदर देन क्या चाहते हो और मुझे क्या चाहिए। ओके पहले कर लो, ज़्यादा सही होता है। हाँ पहले कर लो। एक सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसा हो चुका है लोगों की नज़रों में कि वो हर दिन इंसान उससे बाहर निकलना चाहता है। आपने काफ़ी केसेस ऐसे देखे होंगे और पर नहीं निकल पाता है, वो साइकिल में चला ही जाता है, वो अपने आप से झूठ बोलता है। ड्रग एडिक्ट इंसान खुद से भी हर दिन झूठ बोलता है, तो ऐसा क्यों है और इसमें से निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? अब मैं इसमें मज़ीद बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, और ये सवाल मुझसे कई लोगों ने कई मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में पूछा एंड ईच वन ऑफ देम लाइक्ड माय आंसर। एडिक्शन का अपोजिट डी एडिक्शन नहीं होता। ओके एडिक्शन का अपोजिट हैप्पीनेस होता। ओके समहाउ तुम समझ रहे हो, वो किसी रीजन से अपने लाइफ के उस हिस्से को या उस लेकिनों को भुलाना चाहता है, उस ट्रॉमा को भुलाना चाहता है। तरीका सही नहीं है, माना तरीका सही नहीं, पर यह ना कि उसको तुमने अगर कोई और तरीका सिखाया होता तो वो अपना चुका हो। अगर सिखाया होता तो वो उसी को अडॉप्ट करता ना, वो नशा क्यों कर रहा होता। बट जब आप माइक्रो एंड न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ आते हो ना, हाँ। ये मैं कह रहा था तुमसे कि ये मैकेनिज्म तभी तो आते हैं जब तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो, किसी को बढ़ते टाइम देखते हो। अब जैसे मेरे फादर के जाने के बाद मजीद टचवुड आज भी अगर मैं उनके ओपीडी में बैठ के पेशेंट देखता हूँ, क्योंकि मेरा एक टाइम ऐसा निकला है जब मैं छोटा था, साथ में रहता था डैड के हमेशा, एंड जहाँ वो पेशेंट देखते हैं मैं वहीं बैठ जाता हूँ और उनको वो चीजें आपने सब देखी है। हाँ, वो कैसे बातें कर रहे हैं पेशेंट से, वो कैसे समझा रहे हैं, वो कैसे उस प्रोसीजर के बारे में समझा रहे हैं, वो कैसे इंसान को की जो स्ट्रेस लेवल है उसे नीचे उतार रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ही वाज द बेस्ट एट इट। मतलब उनकी जितनी फैन फॉलोइंग शायद ही आपने कहीं देखी होगी, और जो उनको दिखाने आते थे वो किसी और दूसरे को हाथ भी नहीं लगाने, मतलब वो बैठ लेगा 6 घंटे पर वो दूसरे को नहीं दिखाए, और उसका रीजन यही था। तो जब मैं उनके साथ बैठता था ना, तो आई लर्न दीज थिंग्स, मैं ओवर द टाइम सीखा हूँ। पहले उसको शांत करो, फिर उससे पूछो भाई क्या हुआ, फिर तुमने उसको समय दिया, उसकी पूरी बात सुनी, तू मुझे बता क्या हुआ, अब बिना इंटरप्ट करे कि तू मुझे पूरा बता, आराम से बता, फिर तुमने उसको सजेशन दिया। तो ये ड्यू प्रोसेस है। तो जब आपकी लाइफ में ऐसे फिगर्स होंगे तभी तो सीखोगे। सर हर इंसान कहीं ना कहीं एडिक्शंस में फंसा हुआ है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम चलता है कि कोई सिगरेट के, कोई किसी अलग चीज़ के या अलग अलग सब्सटेंस के एडिक्शन में फंसा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो हर दिन या हर रात को ये खुद से प्रॉमिस करता है करने के बाद कि अब से मैं इस एडिक्शन को या इस नशे को नहीं करूँगा, और वो अगले दिन फिर वापस मजबूर होकर इतना परेशान हो जाता है कि उसको वो करना पड़ जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग एडिक्टेड होने के बाद किसी भी चीज़ से अपने आप से मूव ऑन होकर नहीं निकल पाते हैं? अगर मैं हार्डकोर फैक्ट्स की तरफ जाऊं तो फिर वो रिवार्ड पाथवे और वो सब इसका आता है। तो मैं इसको सिंपल करके समझ। ठीक है सर। देखो ऐसे है कि एक होता है कि मैंने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया, मुझे मज़ा आया, और वो मज़ा आने वाला जो इमोशन है ना, वो हमारे दिमाग में बैठता है, सबसे पहले बैठता है। भले वो कोई कॉमेडी वीडियो देख के हुआ, या मैं एक्सरसाइज करके आया, मुझे अच्छा लगा, मज़ा आ गया, अच्छा, छोड़ो, या जैसे मैं बाइक चला के आया, मुझे अच्छा लगा, तो वो मज़े वाली फीलिंग को मुझे वापस चाहिए। आई नीड दैट सॉर्ट ऑफ रश अगेन।
जैसे मुझे सपोजिटली मैं ट्रैक पे चला गया गाड़ी लेके, आई ड्राइव लाइक जैसे ट्रैक पे चलाते हैं, एंड ऑफ इट मुझे मजा आया, तो मैं आपको हाई फील हो रहा है जहाँ पे हाँ, भी? हाँ, तो मुझे मजा आया, तो मैं अगले संडे को फिर प्लान करूँ। वो रिस्क है बट मुझे मजा आया somehow। तो ये क्यों होता है सर? ये क्या है कि ज्यादातर इसकी शुरुआत ये होती है कि मुझे ना अपने प्रेजेंट जो रियलिटी है उससे थोड़ी देर के लिए दूर हटना। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे किसी तरह का आई नीड सिनेरियो जहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो जुड़ जाती हैं जिसमें मतलब वही है कि वो रियलिटी से दूर जाना चाहता है, पर कई ऐसे हैं जैसे कैसे समझाया जाए, जैसे कि मेरे लाइफ में एक सॉर्ट ऑफ अकेलापन है, एंड उस अकेलेपन, ये तो खैर जो इनिशियल ग्रोइंग ईयर्स का है कि मैं उस अकेलेपन को पूरा करना चाहता हूँ। अब आप जब ये कहते हो ना कि डी एडिक्शन के इलाज में क्या होता है, तो एक ही पेशेंट अगर आपके पास है तो भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हो ना तो इस प्रोसेस में 10 दिन लग जाते हैं। हर कारण आपको स्ट्राइक करना, ओके, हर एक कारण, और स्ट्राइक भी इस तरह से करना है कि आप उसके मन को टटोल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि क्या रीजन है कि तू ये सब कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मेटिकुलस हिस्ट्री टेकिंग होती है इसमें। फिर हम क्या है, पेरेंटल रिलेशनशिप कैसा रहा वहाँ तक भी जाते हैं, इसके अपने सिबलिंग से कैसे रिलेशनशिप रहे वहाँ तक जाते हैं, फिर कि इसका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है, इसका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, इंटरपर्सनल ऐसे जैसे किस तरह से इंटरेक्शन रहा है, मतलब क्या ये अक्खड़पना दिखाता है, अच्छे से बात करता है, ये सोशल है या नहीं है, अकेलापन महसूस कर, अकेला रहना पसंद करता है क्या, ये भी एक चीज़ है। इसको तुम सॉलिटरी अल्कोहलिज्म कहते हो, अकेला ही रहता है, अकेला ही पीता, वो मतलब वैसे शुरू नहीं हुआ है, और ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। सोशल ड्रिंकिंग मतलब खुद ही से शुरू किया, अकेला ही पीता। अच्छा, वो लोगों का वो ज़्यादा खतरनाक। अच्छा, कौन कौन से एडिक्शन ऐसे हैं सर हाँ जिनसे निकलना नामुमकिन है? यार मुश्किल है, मुश्किल मतलब इतना ज्यादा मुश्किल है कि आपको बहुत ज्यादा, तो कौन कौन से ऐसे नशे हैं जो जिनसे लोगों को दूर ही रहना चाहिए? ओपियोइड्स तो आप सारे गिन लो, क्या क्या आता है सर उसमें? ओपियोइड्स में अफीम हो गया आपका, इसको अदर देन दैट स्मैक बोलते हो आप, स्मैक, फिर उसके बाद कोकेन, हेरोइन, फिर इन सब में जो है द लास्ट बट द मोस्ट लीथल इज LSD। वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगी जो या तो आपको संत बना देगी या आपको बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर देगी। LSD ऐसा होता क्या है सर उसमें? ये जो है साइकेडेलिक है, मतलब वो आपको हेलुसिनेशंस देगा उसको लेने के बाद। अब कईयों के साथ तो है कि ट्रिप ठीक ठाक, मतलब इट वाज नॉट अ बैड ट्रिप, तो ठीक है। कईयों में ऐसा है कि बहुत ज्यादा खराब ट्रिप था, और इसके साथ प्रॉब्लम LSD के साथ ये है, ये फैट सेल्स में स्टोर्ड रहता है। तो आपने एक ट्रिप करी, उसके बाद हो सकता है आपके ना चाहने के बाद भी 10 दिन बाद फिर आप ट्रिप करो। ओके, और वो पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो दूसरा भी नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे इंसान को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली डिस्टर्ब। अच्छा, एक और चीज जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कैनबिस का पागलपन बहुत खराब है। अच्छा सर, ये तो काफी ट्रेंड में है पर आजकल। हाँ है, बट जिसको नहीं सूट करती उसका पागलपन भी लोगों को दिखाना चाहिए। कैनबिस Okay. इंड्यूस साइकोसिस जो है ना, वो एक ऐसी एंटिटी है जिससे डर लगना चाहिए लोगों को। इतना ज्यादा खतरनाक होता है? ऐसा क्यों सर? देखो ऐसे है कि 3-4 पॉइंट्स होते हैं इसमें। कैनबिस इंड्यूस में क्या होता है कि एक तो लेते लेते ही while the person is using it मेनिया हो जाता है। मेनिया मतलब मेनिया में क्या है कि इलेटेड मूड, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्लान बनाना, वो बैठे बैठे लाखों करोड़ों के प्लान बना रहे हैं। फिर जो है आइडिया से आइडिया पे जंप करना, एक आइडिया से दूसरा, पर वो इस पूरे टाइम स्पेन में ना उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, सिर्फ प्लान्स बना रहा है, चिड़चिड़ा है, लोगों से लड़ रहा है। फिर वो जैसे हम स्वयंभू भगवान, वो तो अगर इस फेज में है तो वो किसी से भी लड़ जाए बिना फिजिक देखे। तो ये जो है ना करते करते ही हो जाती है, और छोड़ने के बाद अब और भी ज्यादा चीजें जुड़ जाती हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एमोटिवेशन सिंड्रोम। कुछ भी नहीं करने का मन मेरा, कुछ भी नहीं करना, बस कमरा बंद करें, कमरे के अंदर कमरा बंद कर आए, नशा किया, आए, कमरा बंद किया कमरे के अंदर, फिर
द अदर थिंग इज डिसोशिएटिव फ्यू। इसमें क्या होता है, इंसान जहाँ पे रहता है ना उस जगह से चला जाएगा, ठीक है, और कुछ समय के लिए या मे बी जब तक है वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, और जहाँ है वहाँ पे नई आइडेंटिटी लेके जीने लगी। ओके। जब तक उसे नहीं याद आ रहा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो वैसे ही वहाँ पे रह रहा है। और सपोजिटली ऐसे कि ये वैसे एजुकेटेड है, और जिस जगह पे गया है वहाँ पे ये पेट्रोल पंप के आसपास कहीं ये डिसोशिएट हुआ था, अब क्या करता है पेट्रोल पंप पे काम, और वही उसकी आइडेंटिटी बन गई। ओके, भूल गया वो सब अपनी लाइफ भूल का गया। पिछला। ये बहुत कॉमन है। देन डिसोशिएशन इटसेल्फ बहुत कॉमन है, और ये अर्ली एक्सपोजर की वजह से भी होता है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। ओके। और जो ऑल्टर्ड ईगो है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है जो प्लेजेंट है, मतलब तुम्हें बात करके भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। सर पर कैनबिस के लिए ऐसे बोलते हैं कि ये तो हर्ब है, ये उगता है ज़मीन से और बिल्कुल नेचुरल है, और काफ़ी ट्रेंड है यूथ में भी। आप तो आप कितना यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो। अगर आप हर चीज़ की ज़्यादा तो और ज्यादा use तो हर चीज का बिल्कुल खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कि अति कैनबिस तो- को हमें एज ए कैनबिस को एज ए ड्रग यूज करते हैं, जिनको इंट्रैक्टेबल सीजर्स होते हैं, जिनके सीजर्स और दवा से कंट्रोल नहीं हो रहे, या जिनके साथ ये जो पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी उसका यूज किया है। पर कितना कर रहे हो आप? ये थोड़ी हुआ कि आप मतलब पूरे दिन उसमें सब आपके मतलब जैसे आप जॉइंट बने जा रहे हैं तो 12-15 जॉइंट हो गए दिन भर। हाँ, मतलब कोई वो नहीं है, एक खत्म दूसरा चालू, एक खत्म। तो आप यूज के सिनेरियो भी गलत कर रहे हो यार। आप समझो कि आप ट्रिप के बीच में फिर चला रहे हो, पहले उसको पूरा होने दो ट्रिप को। तो ये चीजें काफी डेट्रीमेंटल होती हैं। नाइस नाइस। कैनबिस छोड़ना मुश्किल नहीं है, कैनबिस की वजह से होने वाला पागलपन संभालना मुश्किल है। तो सर कितने टाइम में ये इफेक्ट्स नजर होना स्टार्ट हो जाता है इंसान को? कैनबिस के छोड़ना, वही कह रहा हूँ, कैनबिस छोड़ना मुश्किल नहीं होता। आप चाहो तो आज बंद कर दो, मुश्किल वो चीज नहीं है। मुश्किलें कहाँ आती हैं, जब कैनबिस की वजह से पागलपन आ रहा है। अब उसको बंद करता है तो पागलपन बढ़ेगा, वो उसको रोकते हुए डरता। बंद करूंगा तो मुझे आवाजें आएंगी, आवाजें आएंगी तो अब पूरी साइकिल बन गई। अच्छा, वो पूरा फेंसिंग हो गया है उसके दिमाग के आसपास कि डर लगने लगेगा, जैसे कि उसको छोड़ूंगा मुझे ऐसा वो क्या, अब उसको तुम उसके साथ एंजाइटी जोड़ लो, कोई पीछा कर रहा है मेरा, वो कौन है, कौन मुझे मारने आ रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है मुझे, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं वो लोग। तो अब उसमें आप जोड़ते जाओ। तो सर इससे निकलने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? देखो यार, मैं इसको एज अ लॉन्ग फॉर्म बताऊं तो पहले उस चीज का कारण ढूंढो कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हुआ ऐसा। मैं ज्यादातर बिठा के पहले 1-2 बार इंटरव्यू ऐसे ही करता हूं, क्या हुआ ऐसे। वो नहीं बताना चाहे तो भी कि नहीं तू मुझे बता, पूरी लाइफ की स्टोरी सुना, भले जो भी टाइम लग रहा है बता। फिर उसमें से मुझे कोई ना कोई रीजन ऐसा लगता है कि इस पे काम करूँ, इस पे काम करूँ। फिर जो बाद के जो इंटरव्यूज होते हैं वो इसलिए भाई तूने इस बारे में बताया था, ये बता मुझे क्या है। तो जैसे एक केस बताता एक उसमें ये था कि रेजिडेंट थी जिसके फादर के साथ इश्यूज थे। रेजिडेंट मतलब जैसे हम डॉक्टर होते हैं ना, तो हमें पोस्ट एमडी हमें ट्रेन करना होता है, जहाँ से आपने पास किया वहाँ 1-2 साल आप काम करोगे उनके लिए, और उस समय पे जो भी करता धरता है वो आप हो उस एक साल 2 साल के लिए। मतलब मरीज आ रहा है, आप भर्ती करोगे, आप आगे इन्फॉर्म करोगे, जो भी आपका जो सीनियर है, डायरेक्ट सीनियर है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है कि साहब ये पेशेंट आया, भर्ती किया, या जो आप ट्रीटमेंट शुरू करवा के जा रहे हो वो आगे बताओगे, तो वो सारा काम होता है। तो अब उसके साथ ये था कि उसके डैडी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, और डैडी इश्यूज इसलिए थे कि इसने ज़्यादातर आइडियली अपने फादर को अपने आसपास नहीं देख रहे। तो ये सब्सटेंस अब्यूज का ही बता रहा हूँ पूरा, अब देखना कैसे। तो सिर्फ मदर के साथ रहती थी, मदर बहुत इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखता, जो हाँ हाथों हाथ दिलाती है, कपड़े चाहिए ये ले कपड़े, देखो नया फ़ोन चाहिए ये ले नया। तो अब ये वहाँ से रेजिडेंसी, अब रेजिडेंसी जहाँ स्ट्रगल है, क्योंकि वही 1 साल तुम्हें मिलता है पोस्ट एमडी जहाँ तुम एक्चुअल में मरीज देख रहे हो, तुम्हें हाथ मतलब लिटरली वो तुम्हें मौका दे रहे हैं कि हर एक पेशेंट को देखे। मतलब जो चीज़ें तुमने अपने पूरे टेन्योर में सीखी है उसको अप्लाई करने का मौका है। अब ये क्या था कि ये इतना ज़्यादा समहाउ मतलब स्ट्रगल्स के साथ एडजस्टेड नहीं थी, उसका प्रॉब्लम से। फिर क्या होता था कि
इस टाइम स्पेन में मतलब जब ये रेजिडेंसी में थी, इसके फादर का इसकी लाइफ में रिटर्न नहीं, मतलब ज्यादातर तो कंट्री से बाहर रहते थे, पर अब वो उन्होंने इसको आके मिलना शुरू कर दिया। रीजन बीइंग कि इसकी शादी की बात शुरू करना चाहते कि देख शादी कर ले, सेटल डाउन करें, वो इसको पसंद नहीं आता। हमारे पास जब वो लड़की आई है ना, तो हमें ये था कि बिल्कुल बेसुध है, यहाँ से कैचअप कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसुध है, बेहोश पड़ी है, मतलब कि मतलब कपड़े कहीं जा रहे हैं, बाल कैसे हो रखे हैं पता नहीं। अभी ये लेके आए जब इमरजेंसी में, तो फटाफट, या मैं तो पता है 1 ऑफ आवर ओन है, फटाफट आईसीयू में शिफ्ट करके इलाज शुरू किया। उस लड़की ने, इट इज सेड कि जो हमें बाय द, हम तो क्योंकि फ्लूइड एंड लिवर प्रोफाइल करते हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने इतना ज्यादा अल्कोहल ले रखा था कि उसको एक्चुअल में होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। एंड सुपर एडिड टू डेथ वाज कैनबिस। इतना ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उसके लवाज, मतलब हम लवाज करते हैं जब इमीडिएटली हमें लगता है कि जरूरत है, तो ट्यूबिंग डाल के हम पेट सारा कंटेंट बाहर निकालते, पेट के अंदर से। हाँ पेट के अंदर से। तो तब हम करते हैं जब हमें इमीडिएटली चाहिए कि होश में आ जाए, वी नीड अ पर्सन टू बी कॉन्शियस। तो वो हमने किया, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कितना ज्यादा अल्कोहल लिया होगा, आप सोचो। और उसके ऊपर से इसने फिर स्लीपिंग पिल्स। अच्छा, अल्कोहल के ऊपर। तो ये चलता रहा, इसका इलाज किया, इसको होश में लाए। फिर आई वाज लाइक कि जैसे ही वो उठ के बैठी है, जो हमारा सीनियर स्टाफ था वो सारा आ गया। द ओनली क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्यों, यही एक सवाल। और वो तब तक पीछे पड़े रहे उसके, जब तक कि उसने सही से जवाब नहीं दिया। वो 7-8 दिन उसके लिए हमने मुश्किल कर दिए थे। खाना भी जा रहा है तो भी स्टाफ उससे कि मैडम क्यों क्या आती है, क्या सोच रहे थे। और ये सारी कहानी, ऑल ऑफ दिस इज अ रिवेंज स्टोरी। आप मानोगे, उसको अपने फादर से बदला ले। अच्छा, मतलब जो बोल रहे हैं उससे तो मैं शादी भी ना करूं, मैं इनके साथ भी ना रहूं, मैं इंडिया में ही ना रहूं, मुझे तो इनका चेहरा भी नहीं देखना। और ये तो ऐसे रहे, और उन्होंने मम्मी को ठीक से नहीं रखा, और इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, और ये गाली गलौज करते थे। एंड मेरी तो पूरा बचपन मैंने ऐसे देखा है। तो वो एडअप होते होते वहां तक पहुंचा है। ओके, स्टार्टिंग इसकी बचपन से हो जाती है आपकी। तो शी इज लाइक कि मैंने तो इतना डार्क एंड ग्लूमी देखा है कि शी वाज लाइक कि हो सकता है कि शायद मुझे बोर्डिंग स्कूल में आगे रहना पड़ गया, इतने झगड़े होते थे इनके। देन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि यार कोई अपने लाइफ के जो चॉइसेस ले रहा है ना, और किन सर्कमस्टांसिस में क्या चॉइसेस ले रहा है, उसके लिए उसे जज मत करो। मैंने उसको यही बोला कि तेरे फादर ने अपने टाइम पे जो भी चॉइसेस लिए, ठीक है, तुझे लगता है गलत थे, बट द थिंग इज कि एज अ पर्सन, ओवरऑल एज अ पर्सन, उसके लिए तुम उसको हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते यार। रियलिटी से दूर हटने का तरीका था वो ये था कि अल्कोहल खूब जबरदस्ती यूज करना, और जो रैशनल फियर्स थे, जो इसको डर लगता था एक्चुअली, उस समय पे कैनबिस यूज था। कैनबिस, इसका डी एडिक्शन प्रोटोकॉल चला है, सच है, ये 3 महीने चला। 3 महीने। सर एक चीज़ और मेरे को जाननी थी कि अपने इमोशंस पे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? हाँ, रेज भाई साहब, आजकल ये जो है रोड रेज ही कितनी ज्यादा है। चलते फिरते आप देखोगे आपस में लड़े मार दिए। हाँ, तो थ्रेशोल्ड जनरल जो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड है ना, वो बहुत कम है। मतलब जरा सी बात पे एकदम से चार्ज अप, गुस्सा, मारपीट शुरू। तो ये चीज है, दैट इज ट्रू। अच्छा, इमोशनल कंट्रोल तब आता है जब आपको ये पता है कि मेरे एक्शंस, ये 4 सवाल है ना मसी, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि किसी भी एक्शन से पहले, अरे मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पे ही सबको ये बात पता होनी चाहिए कि 4 सवाल किसी भी एक्शन से पहले पूछो। क्या क्या? पहला, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है। जैसे सपोजिटली किसी ने मेरी गाड़ी पीछे से पंप कर दी, मैं गाड़ी से उतर के आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रैश हिम, बट सवाल ये ना, क्यों करना? क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वही गाड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। एग्जैक्टली, कैन बी कॉमन सेंस। हाँ, सॉर्टेड। तुम क्या उतर गए हो, बाहर निकल, तू कांच तोड़ने में लग गया हो, बाहर तू आ रहा, तेरे को मैं बताता हूँ, और ऐसी की तैसी कर देंगे सबकी। और ये अब तुम क्या कर रहे हो, तुम जबरदस्ती अपना बीपी बढ़ा रहे हो, बीपी बढ़ा रहे पोजीशन पे अपना गुस्सा बढ़ा रहे हो। वो बाहर आएगा, वो 4 गाली तुम्हें देगा, 4 गाली तुम उससे सुनोगे, गुत्तम गुत्ता हो लोगे, गाड़ी और टूटेगी।
है ना। अल्टीमेटली क्या कि भाई द पुलिस वैन कम्स एंड वो तुम दोनों को ले जाती है, पुलिस के आगे तुम दोनों बराबर हो। दोनों गलत ऐसे। तो अब क्यों करना, क्यों? मुझे ऐसा करना ही क्यों है? सही या गलत बात का है। दूसरा कि मुझे इससे अभी क्या हासिल हो रहा है। अब जैसे ये है कि कोई मुझे स्टॉक ही कर रहा है एंड स्टॉक करते करते मुझे कार के बैक उसमें मिरर में दिख गया कि स्टॉक कर रहा है, मैंने ब्रेक लगाया, वो मुझसे टकरा गया। अब मेरे पास रीजन से इसे पूछने के कि तू स्टॉक क्यों कर रहा है। यहाँ पे अग्रेशन जस्टिफाइड है। अब जैसे तुमने उसको नोटिस कर लिया, पिछले 7-8 दिन से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुमने उतरते ही उतार रही हो। और तब भी मैं मैक्सिमम लोगों से एडवाइस देता हूँ कि कोई तुम्हें ऐसे रोक भी रहा हो तो विंडो रोल डाउन मत करो। ओके। मत करो जब तक कि तुम्हें ऐसे नहीं पता कि सामने वाला किस तरह का अग्रेशन दिखाने वाला है। मैंने ओके, ठीक है। फिर कि मुझे तीसरा सवाल होता है कि इससे मुझे शॉर्ट टर्म में क्या फायदा है। मैंने एक्शन ले लिया, मुझे अच्छा लगेगा क्या, ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं ये करके खुश हूँ, ये जस्टिफाइड है। अब ये है कि भाई मुझे सपोजिटली पैदल चल के कहीं दूर जाना है ना, और मुझे पता है कि मुझे थकावट हो जानी है, मेरा पूरा दिन खराब होगा, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, जस्टिफाइड। लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि मैं आज ऐसा करूंगा तो क्या ऐसा है कि मेरे या मुझसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ खराब होगी? ऐसा तो नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बैटमैन जो है वो मास्क पहनता है बट सुपरमैन कोई मास्क नहीं लगा, क्योंकि वो एक्चुअल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका रियल लाइफ कैरेक्टर में आप नॉर्मल ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन भी ऐसे नहीं हो सकती। भाई सुपरमैन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल जो उसका रियल टाइम कैरेक्टर है उसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते वो ऐसा कुछ करता है। बैटमैन मास्क पहन, बैटमैन इंसान है, वो विजिलेंट जस्टिस करता, प्रोवाइडेड वो ही इज अगेंस्ट द यूज ऑफ गन्स, वो गन्स इस्तेमाल नहीं करता, वो प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरह तरफ जाता है। बट वो भी मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि ही हैव पीपल टू प्रोटेक्ट। वो फुल ऑन जाके ऐसे नहीं कर सकता है कि भाई मैं एज ए विजिलेंट खड़ा हूँ लोगों को रोकने के लिए, उसके पास भी बैक होम लोग हैं जिसे उसे बचाना है। तो वो उस वजह से ही नीड्स टू वियर अ मास्क। बट ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ही, अच्छा मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जिसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उससे उलझो भी मत। अच्छा, वो तुम्हें हर तरह से बर्बाद करके ही छोड़े। मतलब तुमने उससे वो इकलौता रीजन जिसको जिससे ही वाज होल्डिंग बैक, वो इकलौता रीजन जिससे वो खुद को रोक लेता था, वो हटा दी। तो समझ रहा हूँ। वो अब तुमसे नहीं रुकने वाला, वो किसी से नहीं रुकने वाला। तो ये अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि जो बेचारा पहले ही दुखी है, अच्छा है ना, या तुम्हारे कोई ऐसी चीज करने से जिससे उसका जीने का सहारा खत्म हो रहा है, रीजन जा रहा है, वो तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ जाएगा जैसे तुम उसकी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी। फिर उसको आगे पीछे कुछ नहीं नजर आएगा, उसको सिर्फ ये दिखेगा कि तुम उसकी प्रायोरिटी बन जाओ। और अक्सर मैं कहता हूँ प्रायोरिटी तभी बनाओ जब तुम्हें लड़ाई आखिर तक लड़नी, फिर पीछे नहीं हट सकते। तो ये चीजें भी, खैर कुछ चीजें मैंने ये मेरे दादाजी बोलते थे, जबरदस्ती में लड़ाई शुरू मत करो, और अगर करा है तो पीछे नहीं हट सकते, वो गलत है। नहीं करो ही मत, फिर करो ही मत शुरुआत में कि भाई मुझे नहीं लड़ना, खत्म, मैं इंटरेस्टेड नहीं, खत्म। तो ये एक तरीका है। अच्छा, दिस सॉर्ट ऑफ फ्रेंजी स्टार्ट्स क्योंकि लोगों को लगता है कि दे आर पीपल सपोर्टिंग में, दे आर पीपल बैकिंग में। अच्छा, ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जिनको ये लगता है कि उनके जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स है ना वो सारे आगे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कि हाँ सपोर्ट के लिए सारे आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपका जो फर्स्ट ऑफ ग्रुप है वो मैक्सिमम 150 लोगों का हो सकता है बस। पहले आप कितने फेमस हो, आप जितना मेंटेन कर पा रहे हो, वो फर्स्ट 150 वही है जो मेंटेन रहेंगे। उसके अलावा आप सबको जानते हो, मेंटेन नहीं कर रहे, मेंटेन करना भाई, ठीक है। और दूसरा है कि वो जो आपके सपोर्ट सिस्टम में है वो तो 12-15 लोग ही होंगे। जैसे तुमने फोन किया, यार देख ऐसे प्रॉब्लम हो गई, वो आके खड़ा हो गया। बहुत कम लोग होते हैं और इनको बहुत रेस्पेक्ट एंड चेरिश देना चाहिए। तुम्हारे बुलाने पे जो एक बार में आके खड़ा हो गया, वो तो भाई साहब देवता इंसान, भगवान की तरह। तो ये होता है। अच्छा, फिर एक है कि यार देखो किस डायरेक्शन का गुस्सा कहाँ निकल रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और ये भी एक चीज है, मतलब कि मैं इसको गुस्सा दिखा रहा हूँ तो मुझे क्या हासिल हो रहा है, ये मैं लोगों से कहता हूँ। कई बार ऐसे मैंने देखा है, जबरदस्ती का एग्रेशन।
मतलब कि मतलब वो आदत बन चुकी है गुस्सा आदत- करना। हाँ हाँ, जबरदस्ती का। एट द एंड ऑफ इट तुम पूछो क्या मिला तुझे, कुछ नहीं। बस मजा आ रहा कर रहे, तो ये चीज खराब इंडिया में खास करना। और कुछ नहीं तो साहब आपने देखा होगा अभी वीडियोस चल रही है, वो ट्रेन की वो कांच तोड़े, हाँ हाँ, वो महाकुंभ का देखा हाँ। मैंने कि ट्रेन के कांच तोड़ रहे हैं कांच लोग तोड़ रहे और हो डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे लोग, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस भी काफी हो रहा है उससे। अब एंड में जब तुम उससे पूछो ना क्या हासिल हुआ भाई, सुकून उसका मिला। एंगर था, उसको गुस्सा। फोड़ने से वो निकला। निकला, तरीका सही नहीं। दूसरा कि एक मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो इंसान प्रोग्रेसिव है ना, वो अपने आप ही फिल्ट्रेशन कर लेता है। अब जैसे मेरे को कोई काम है और मैं मेरी प्रायोरिटी पे है, मुझे खत्म करना है, तो मैं और किसी चीज पे ध्यान दूंगा ही नहीं। अच्छा, एक फोकस। स्टोरी बेस समझाता हूँ मैं। हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा जो पास थर्ड ईयर जो हॉस्टल को चेंज हो गया, तो शिफ्टिंग टू अनदर हॉस्टल जहाँ पे जैसे इंटर्न्स भी रह रहे हैं और वहाँ पे जो ट्रेनी रेजिडेंट्स हैं वो भी रह रहे हैं, पीजी भी रह रहे हैं, और हमारा थर्ड फ्लोर पे अलग से कमरा हमें मिल गया। तो किसी ने हवाबाजी में सीनियर को चिढ़ा दिया, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको बस इतना बताया था कि वो मैस में शाम को बैठ के चाय पीता है, वो है, और आपके बारे में ऐसे बोल रहा था वैसे बोल रहा था। वो एकदम में आके, एंड हमारे साथ ये होता था कि हमारा सेंटर बैंगलोर आ, मतलब जैसे कि तुम वहाँ गए, पेपर दिया, पेपर 1 एक दिन का गया, पेपर 2, और फिर उसके बाद वापस आ गया, फिर हमारे प्रैक्टिकल की डेट आ जाए, मतलब जैसे इन्हीं 7 दिन में प्रैक्टिकल हुआ, हम फ्री हो गए, एग्जाम दे दे। तो ये रूम पे आया, ही स्लेप्ट मी सो टाइट कि मेरा जो गाल है वो अंदर से फट गया, गाली गलौज कर ही चला गया। उसको मेरा नाम नहीं पता, मेरे को उसका नाम। लोग इकट्ठे हो गए, कुछ करना, तू कुछ करना, एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरा कल एग्जाम है, और आज के दिन तो अगर मुझे बैल भी सीन मार जाए तो नहीं, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, लेट दिस बी। फिर एग्जाम दिया, हमारा सेंट जॉन सेंटर आया था, एग्जाम दे के आए, प्रैक्टिकल की डेट तक वेट किया, प्रैक्टिकल दिया। उसके बाद जब मैं शाम को कॉफी दे रहा था, तब वो मुझे दिखा, वो बैठा हुआ था रेंडमली, तो मैं उसके पास जाके कि तू मेरा नाम भी जानता है, जोक्स अपार्ट, होगा ठीक है, रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, तू मेरा नाम भी जानता है, Why starting a fight for nothing? तो ना तू मेरा मतलब, do you know as a person, do you feel कि मेरे पास इतना समय होगा कि मैं तुम्हारे बारे में बातें कर, तो that was the thing कि यार मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। लड़ाई के पीछे रीजन हो मजबूत, तो उस लड़ाई को एंड तक लड़ो, हाँ, बेवजह अब आप अपने दिमाग को खराब मत करो, हाँ। फोकस करो आप। अपने दोस्तों को बुलाया, उनको भी मैंने ये बोला, मैंने कहा इसको मेरा नाम भी नहीं पता, अब अगर मैं इसको मारूं तो किस चीज के लिए मारूं? वो ही वाज लाइक ऐसे कैसे बटाक उस पर जो घुमा के थप्पड़ पड़ा, ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ देन एंड देयर, और इतना जोर से थप्पड़ पड़ा था वो कि उसको महसूस हो गया था कि कान वान मेरा लेगा, कुछ ना कुछ खुला है। तो आई वाज लाइक कि मुझे आज नहीं, अभी नहीं, मुझे कभी नहीं लड़ना, मेरा समय कीमती है। पर अगर कोई तीसरा आगे तुमसे बोला, तुम जाके मारपीट थोड़ी कर लोगे यार, मेक्स नो सेंस। करेक्ट है। तो ये एक इशू था, बट मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ, टचवुड, मैं आई वांट टू से दिस, प्रायोरिटाइज योर टाइम। अच्छा, टाइम को आप, समय सबसे ज्यादा कीमती चीज है। जब मैं फ्री हो गया तब वो बिजी था, और उसको उस पूरे साल मैंने परेशान किया। ओके, ऐसे नहीं तो वैसे, नहीं तो आके शाम को मैं कॉफी खत्म कर जाता था, पी ले कॉफी। तो टाइम का कितने हद तक सर इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर? यार जब तक कि कोई चीज बिल्कुल ऐसी ना हो जाए ना कि भाई मतलब अब मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, बियॉन्ड द स्केल ऑफ सम सैल्वेजिंग बोलते हैं, सैल्वेज बचा सकता हूँ, तब तक तो रुकना चाहिए। अच्छा, कोई ना कोई कई बार ऐसा होता है कि भगवान मौका दे देता है, इंसान समझ जाए, फिर आगे इट्स अ नो विन विन सिचुएशन कि भाई वो अपने आप भी समझ गया तो क्या। एंड गुस्सा वहां जहाँ जरूरत, जहाँ गई है तो, और गुस्सा वहां जहाँ तुम्हारे गुस्सा होने से दूसरा समझ गया। तो सर ये जब गुस्सा आता है तो उस एंगर को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि गुस्सा जब आता है पता ही नहीं लगता है गुस्सा आया है, कोई एक्शन होता है और उसका रिएक्शन होता है, तो वो एंगर को कंट्रोल कैसे करें? कि मैं अक्सर बताता हूँ कि जिसे एक्चुअल में गुस्सा आ रहा है ना, वो
भोला वाला आदमी, भोला वाला आदमी सीधा है वो। ये अच्छी चीज, ये क्वालिटी है। जैसे कोई गलत कर रहा है और मैं उसी समय उसे टोक दे रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ उसके ऊपर, अच्छा, मैं ये चाहता हूँ ये अच्छा करे, ओके, ये पॉजिटिव इमोशन है। नाइस लोग नाइस। इस तरह से उसको देखते हैं, बट जो एक्चुअल में जो तेज दिमाग है या कनिंग जिसको आप बोलते हैं, वो गलती करने देगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है वो करने देगा, वो इंटरप्ट नहीं करेगा। कि हाँ ठीक है वो हाँ, कर रहा है तो। क्योंकि ऐसा एक सेइंग भी है कि अपने दुश्मन को गलती करने से नहीं रोकना है। अगर मुझे सपोजिटली ये चाहता ही हूँ कि भाई ये आगे ना बढ़े और ये कुछ गलत कर रहा है, अब मैं क्या, जैसे सपोजिटली तुम किसी को पढ़ा रहे हो, है ना, एंड पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार ये ठीक नहीं करता है, और ये आगे जाके इसको प्रॉब्लम होगी। तुमने पढ़ते पढ़ते यार बात समझ, ये ऐसे नहीं होता है, वो नहीं मान रहा, तुम समझा रहे हो ऐसे नहीं होता, मेरी बात समझ, मेरी जान, तुझे आगे प्रॉब्लम होगी, इसको सुधार, एंड वो करेक्ट करता है तो आगे। अच्छा, वो तुम्हारी जिंदगी भर इस बात के लिए तुमसे ऑब्लाइज रहेगा, मतलब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, इसने मुझे कभी बताया था और मैं आई वाज सेव्ड। ओके, ऐसे ही अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम्हें बचाने की कोशिश है, वो समझ नहीं और ना तुम्हारे एफर्ट्स को ऑब्लाइज करो, मत करो उसके लिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें वो तुम्हें डिसरेस्पेक्ट देगा। ओके, तुम समझ नहीं रहा, मतलब कि ऐसे है कि भाई तुमने इसको मत कर, ऐसे प्रॉब्लम हो, और वो तुमसे, तुझे क्या है, किया तो किया, मत बोलो उसको, मत बोलो सामने वाले को, मत छेड़ो। फिर मत बोलो, और ना ये सोचो कि मैं इसको सुधारूंगा, कोई ना कोई अपने आप घसीट लेगा इसको। हाँ, मतलब कि आप एक बार एडवाइस के लिए आपकी कोई गलत कर रहा है तो उसको बोल दो, पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली आज मुझे कि पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों पे जो गुस्सा करने वाला इंसान होता है वो कहीं ना कहीं अंदर से बाहर से लोगों को लगता है काफ़ी अकड़ू है, काफ़ी गुस्से वाला है, पर वो अंदर से कहीं ना कहीं भोला इंसान होता है। हाँ। ऐसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि गाली निकल जाती है, कई ऐसे हैं मेरे पास लोग, इसका भी इलाज होता है, पता कि हैबिचुअल जो इनको गाली देने की आदत होती है ना, तो इसमें भी मेरे पास कोई टीचर्स ही लेके आए थे पकड़ के, वो भी लड़की थी, देवर लाइक ये गाली देती है आपको, डॉक्टर साहब ये गाली देती एंड मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, एंड फिर बात करी, ठीक, शी वाज वेल टू डू, मतलब बहुत खुशमिजाज लड़की थी, बहुत अच्छी थी, एंड उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, आईक्यू अच्छा था, एंड बीइंग पंजाबी आप समझ सकते हो भी। फिर उसके फादर आए, वो आए तो मैंने उनको बोला कि यार देखो ऐसा है कि गालियाँ दी, उसने वहीं खड़े होके 2-3 गालियाँ दी, कौन देता हमारे घर में गाली अच्छा, उसके फादर नहीं कहाँ सीख रही है सब तो अच्छा, यहाँ सीख रही है, कहाँ से सीख रही है सब, कौन देता हमारे घर में गाली। तो आई वाज लाइक कि प्रवाद तुसी रहने दो, मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। वाह, कितने मतलब कि ऐसे अलग अलग काफी डिफरेंसेस कैसे जाते होंगे। तो छोरी ऐसे बोली थी, आप देखा ना, आपने समझ में आ रहा है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जो कि घर से, फैमिली से स्टार्ट होती है। हाँ। आपकी अपब्रिंगिंग जो चालू होती है वो अपनी फैमिली से स्टार्ट होती है। तो बच्चों को जो जिस इन्वायरमेंट में आजकल के लोग सर फ़ोन दे देते हैं और बच्चों से मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को आदत हो गई है खाना खाते हुए फ़ोन को चलाते हैं, तो ये आने वाली उनकी लाइफ में सही है या गलत है सर? रेडिएशन एक्सपोजर दे रहे हो आप, आपका ये जो फोन है ना, ये एक तरह से रेडिएशन दे रहा है आपके ब्रेन से। एंड द अदर थिंग इज कि देखो, कंटेंट मंचिंग के बारे में अक्सर लोगों से कहता हूँ, पर उसका मैं उस पूरे का अगर निचोड़ निकाला जाए 1-1.5 घंटे का, तो वो जीरो, सिवाय इसके कि वो रील्स, वो म्यूजिक, वो बिना बात का लाउडनेस, वो कान में जा रहा है, सर में जा रहा है। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है कि इनको यही रिपीट टेलीकास्ट रात को सोते समय होता है। कई ऐसे हैं मेरे पास कि वो गाना मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा, जो आप सुनते हो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक है। एंड कई ऐसे बच्चे आते हैं साहब, वो हट ही नहीं रहा दिमाग से, और जब भी मैं कुछ करने जा रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, गाना चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है सर? ये जो है ना, अट्रैक्टिव कलर्स और कलर स्कीम्स के अलावा लाइट का पैटर्न यूज करते हैं जस्ट टू फीड आवर ब्रेन। जैसे आप कोकोमेलन देखना, कोकोमेलन को अगर आप बच्चे को कोकोमेलन नहीं देखने दोगे ना, तो रिपोर्ट हुआ ऐसा कि बच्चों का बिहेवियर अग्रेसिव है, नहीं देखने देने। नो डाउट किसी और चीज से रिलेटेड भी हो सकता है, बट पैटर्न ऑफ लाइट एंड उसका यूज किस तरह से किया गया है, ये इम्प्रिंट होता है, और वो हमें एक तरह से सेंस ऑफ डोपामिन रिलीज दिलाता है। अब आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। और इसमें तो क्या है कि इसको अपना समय जो है ना,
वो समय इसको किसी और चीज पे देना था, अदर दिन पढ़ना नहीं था मुझे सपोजिट। मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेम खेल, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें गेम्स में भी खासकर जो लेवल ऑफ चैलेंजिंग स्टेट है ना, मतलब किस तरह का चैलेंज वो ऑफर कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव होता है, तो उसका इंटरेस्ट बना रहता है इसकी वजह से। समझ रहे हो, इसका नया बॉस फाइट कितना इंटरेस्टिंग होगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। या कि अगर मैं अभी इस लेवल पे 5 को वो कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन शूट में, तो नेक्स्ट लेवल पे 10 मार पाऊंगा। तो इसका इंटरेस्ट अब इस चीज की तरफ आ गया। तो सर आप पेरेंट्स को ऐसी क्या चीज़ बताना चाहेंगे जिससे वो बच्चों से अपने फ़ोन को दूर रख सकते हो? रियलिटी से टच रहने दो उन्हें। अगर पहले तो ये था कि भाई ट्रेंड में था कि पढ़ना ही सब कुछ है, सब कुछ करना है, वो नहीं। लेट देम बी आउटसाइड, लेट देम प्ले फॉर अ व्हाइल, खेलने दो, थोड़ी देर जाने दो बाहर। मोबाइल को हटा के और पेरेंट्स को खुद का टाइम उस बच्चे को देना चाहिए। अपनी कमी को तुम मोबाइल से दूर मत करो। इफ यू फील कि मेरी प्रेजेंस में उसको मेरे पास बैठ के मुझसे बात करनी थी, उसका वो टाइम मेरा टाइम था, उसको फोन मत दो। उसको यार था, मेरे पास ना एक बच्चा आता था, हालांकि उसको मेरा भाई पढ़ा रहा था, बट वो अक्सर मेरे पास आके बैठ जाता था पढ़ते पढ़ते, एंड उसको बड़ा इंटरेस्ट था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत क्विकली चीज़ों को सॉल्व कर लेता था, फिजिक्स, खासकर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड बायोलॉजी में वो मुझे कहता था कि आप पढ़ाओगे, मतलब प्रोवाइडेड जब भी वो उस लेवल तक आता। मैं कहता मुझसे क्यों पढ़ना चाहता है, तो उसने मेरे ही नोट्स उठा के मुझे दिखाया कि इतना ऑर्गेनाइज इंसान जो है वो अगर मुझे पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली मुझे बायो में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, समझ में आता है। मैं भैया कि ये सब कहाँ से सीखता है तू? तो ही वाज लाइक कि मैं अपने दादा दादी के साथ रहा हूँ, एंड माई ग्रैंड मदर हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं पूरे टाइम या तो हंसते हंसाते रहूँ, और जिस बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, वो शार्प भी बहुत महंगा है। या आप देखना, क्योंकि क्या है, दो चीज़ें, एक तो अपनी टेंशन को उड़ा देने, हाँ होगा ठीक है, दूसरा वो खुद पे मजाक करना जानता है, उससे क्रिटिसिज्म हैंडल करना आता है। अब तुम उससे बोलो ना, ये जैसे ऐसे बच्चे को तुम बोलो कि यार तो अच्छा नहीं लग रहा है आज, क्या फर्क पड़ता है? इस चीज का काफी फर्क पड़ता है। या ऐसे कि उसका जवाब ये कि तुमने कौन सा रिश्ता भेजना। करेक्ट करेक्ट। वो उसको कोप अप करना जानता है, ये पॉजिटिव मैकेनिज्म्स में। तो सर अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए आप वो क्या चीज बताना चाहेंगे जिससे लोग अपनी मेंटल हेल्थ सही कर सकें? बस ये 5 चीजें बताओ। पहला, जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है, मैं सुबह उठा, मैंने डायरी उठाई और मैंने वो 10 चीजें लिख दी जो मुझे करनी। ठीक है। अब एक तो होता है कि आज का जो मेरा जो टारगेट है वो मैंने लिख दिया। एक होता है कि मेरा मिशन क्या है, ठीक है, एंड मुझे करना क्या है, इस साल तक मुझे क्या अचीव करना है, और उसके फुटनोट्स में या नेक्स्ट पेजेस में कि मैंने ऐसे क्या कदम उठाए कौन सी तारीख पर कि मैं अपने मकसद के और करीब। ओके, लाइक दिस इज माई, जैसे अब तुम्हारा मिशन ये है कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास लेवल का जिम बनाना है, या ऐसे कि मुझे एक ऐसा जिम बनाना है जो वन ऑफ अ काइंड हो। तो इसमें भी स्टेप्स होंगे, कब क्या प्लान्स आउट होंगे आपके। हाँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं उन्हें भी लिख रहा हूँ, मैंने इस तारीख को ये किया था और मैं आगे बढ़ा, इस वजह से आगे बढ़ा, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेप में आज मैंने ये किया, मैं इससे आगे बढ़ा। तो एक तो मुझे ग्राउंडेड रहने में मदद करता है, मैंने कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पर हूँ। दूसरा, मेरा मोटिवेशन नहीं टूटने देता, मोटिवेशन नहीं टूटेगा। मैं हमेशा पीछे देखता हूँ कि यार मैंने ना शुरू से 20 लोगों से किया था, आज मेरे अंडर 50 लोग हैं, क्या कि आज मेरी कंपनी की पोजीशन 200 प्लस में आ गई, अच्छा कर रहा हूँ। तो दूसरा, ये कभी फील नहीं होता है कि यार मैं कहीं कुछ ब्लैक तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा हूँ तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि आज मुझे लगा है इसमें कमी और मुझे क्या करना है वो भी। दूसरा, जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अपना जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना, उसको मैच्योर रखो। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज भी करके जा रहा है ना, तो हाथ जोड़ो उसके, ओके, इमीडिएटली। वो तुम्हारी गलती बता गया यार, हाँ नाइस, तुम्हारी गलती बता गया, जिस पे तुम खुद काम करते तो तुम्हें शायद वक्त लग जाए, ओके। तो ये अच्छी चीज होती है। तीसरा, जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ये
मतलब ऐसा हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, पर ये होता है कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है ना, ऑर्गेनाइज होके ही आगे बढ़ो। मतलब ये ऐसे नहीं कि मतलब तुम बैठ के उसका प्लान ही बनाया जा रहे, नहीं, बट इन अ वे कि अगर मैं स्टेप ले रहा हूँ तो मुझे अपना रिस्क पोटेंशियल 20% से ऊपर नहीं लेके जाना। मतलब मुझे नुकसान हो सकता है, पर इतना है कि मैं कंटेन कर सकता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत थ्रेशोल्ड रिस्क के ऊपर चला गया फिर तुम बाद में नुकसान खा रहे हो, उसको 20% तक ही लिमिट करके। फिर हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में बता रहा था, वो ये कि एक तो होता है कि ह्यूमर हो गया, जैसे मैंने बताया, एक होता है सब्लिमेशन, कि मुझे जो नेगेटिव एनर्जी मिल रही है मैं उसे पॉजिटिव करके बाहर फेंक रहा हूँ। अब जैसे एक बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है और उस वजह से उसको बार बार सुनना पड़ता है, तो ये क्या करता है, ही स्टार्ट्स ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग के साथ स्पोर्ट्स, और जो भी स्पोर्ट्स उसको सूटेबल लगी, वो पढ़ाई नहीं पर वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तो उसने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया एक तरह से। मतलब उसको नेगेटिविटी खूब मिली और उसने अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़ी, तो वो क्या इसको स्पोर्ट्स की तरफ ले। अब तो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? तो अब वो क्या, वो अब लोगों के लिए मोटिवेशन बन गया। मैं चलो ठीक है, एक चीज में खराब था, और चीजों में अपन अच्छे हैं। तो सर शॉर्ट में अगर अपन लोगों को 5 पॉइंट अगर काउंट कराएं तो पॉइंट टू पॉइंट वो क्या चीजें होंगी 5? हाँ, तो ये कि एक तो हमेशा डायरी मेंटेन करो, ठीक है ना, हर चीज। मतलब ऐसे नहीं कि पूरी कहानी लिख रहे हो, बट हाँ आप लिखो, बस लिखना स्टार्ट करो। मतलब तुम्हारे जो रास्ते के पत्थर, नील के पत्थर, या ऐसे कि आज मैं खुश हूँ मैंने कर लिया, ठीक है। दूसरा कि हमेशा याद रखो कि ग्राउंडेड रहना है, जमीन छू के रखो। हमेशा याद रखो कि मुझे कहाँ से मैंने शुरू किया है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, दुश्मन नहीं बनाना मुझे किसी भी तरह के, ठीक है। फिर कि हाँ भाई, वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि जहाँ लात मारने की जरूरत है वहाँ लात मारी, ठीक है, जहाँ प्यार से बात करने की जरूरत थी प्यार से, एंड ऑफ द डे मेरे दुश्मन नहीं, ठीक है, बस ये काफी। तीसरा कि चीजों को दिल पे लेने की जगह हवा में उड़ाना सीखो। अगर मेरे काम का अभी नहीं है, मैं उस पर सोचे जा रहा हूँ, तो मैं अपना आने वाला समय खराब कर, ठीक है, ठीक है। अब वही जर्नलिंग में डायरी उठाओ, उसमें लिख डालो ये चीज मुझे परेशान कर रही है, फुट नोट में कि मैं अभी इस बारे में क्या कर सकता हूँ। अगर तुम उसके बारे में करी अगले साल सकते हो, तो फिर वो बेकार है, फिर तुम पूरा 1 साल उस पर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद चौथा ये होता है कि हाँ, वो ऑर्गेनाइज वाला पॉइंट हो गया। 5वां आखिरी ये है कि हमेशा ये याद रखो कि जहां तुम्हें जो बात जिससे जैसे कहनी थी, जितनी सटीकता से कहनी थी, वो कह डालो। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिनको खासकर डिप्रेशन होता है ना, कि एक मास्क और उसके ऊपर एक और मास्क, तू कब खुश है कब नहीं पता नहीं चले। तू लोगों को वो बता जो तू महसूस कर रहा है, सच बता। भाई अगर मैं उसमें कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट ये है कि जो इंसान खुली किताब की तरह है ना, उसको लोग ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। ओके, उससे लोग ज्यादा अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि वो जो भी है तुम्हारे मुंह पे साफ बोलता है यार, साफ बोलता है, क्लीन आउट है चीजों को लेके, जो है मुंह पर है, साफ बता दिया, नो गेमिंग, नो प्लानिंग, कुछ नहीं, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। इस वजह से लोग उससे अट्रैक्टेड फील हो। हाँ सर, ये नेचर के लिए भी अक्सर होना चाहिए, और काफ़ी ये सही चीज़ें हैं। आज काफ़ी मिथ्स मेरे दूर हुए हैं इन चीज़ों को लेके, जो है साफ बोल डालो। मतलब ऐसे नहीं कि तुमने कुछ ऐसा ही पॉइंट दे दिया जो बहुत ऑफेंसिव है, बट हाँ, स्पीक अप योर माइंड। अगर तुम्हें लगता है कि अपने लिए क्या, नॉट ऑन द पॉइंट दूसरे को, पर तुम्हारी, जैसे तुमने किसी से बात करी, तुम्हें उसकी बात अच्छी नहीं लगी, से इट आउट। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको गाली नहीं दे रहा, मैं उसको कह रहा हूँ तूने ऐसे कहा, अच्छा या बुरा जो भी है आप उसको एक्सप्रेस करो, ताकि वो चीज आपके दिल और दिमाग में ना रहे, और ये खुद के लिए भी अच्छा है। हाँ। और सामने वाले इंसान, मुझे मजी की शाम की ड्यूटी है, और मजी जब आया जिम पे, तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुझे सुबह की भी करनी पड़ेगी, है ना। तो अब मजी को अपने दोस्त को ऑब्लाइज करना है कि यार ठीक है, मेरा दोस्त इतना अच्छा, मैं करूँगा, पर उसको ये पता है कि शायद मैं पूरी रात ही ना सोता। हाँ, और सुबह फिर 9 बजे मुझे वापस आना, तो मेरा पूरा दिन जो अगला है वो बड़ा संभव, जिसको तुम कहते हो ना, क्रैंकी सा रहेगा। हाँ। हेक्टिक भी नहीं, क्रैंकी, मतलब कि मैं चिढ़ भी रहा हूँ, तू जाना यार, ऐसा वाला माहौल है।
तो उसके बाद क्या कि अब अगर इसमें मजी उस समय बोलता है कि यार तू एक काम करना, तू सपोजिटली 11:30 तक आ जा, आई वुड कवर अप फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, मैं थोड़ा सो लूँगा, वो एक प्रॉब्लम से बचा। बिल्कुल 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 सही। ठीक है, तो आज काफ़ी सारे वो जो मेरे मिथ्स है और काफ़ी फेंसिंग थी, बहुत बाउंड्रीज थी जो कि दूर हुई है आपकी बातों से सर, और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। होप सो इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देखें वो इससे काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर और उनको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली सर एक लास्ट मेरा जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है कि एंड द एंड इंसान, क्योंकि आप लोग इंसान का दिमाग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इंसान का जो माइंड है वो किस, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसको किस नेचर पे वो काम करता है, एक जो अगर आप शॉर्ट और सिंपल अगर अपन समझाना चाहें तो वो क्या चीज़ होगी? किस स्ट्रक्चरल मॉडल पे काम करते हाँ, इंसान का हैं? हम ना शुरुआत में होता है इम्प्रिंटिंग, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं ओके शुरुआत में। देन देयर आर स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सीख रहा हूँ। देन देयर आर स्टेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही ना, मैं उनका भी जूस निकालो। ओके ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन तब है जब आप अपने मिड 20s से 30s के बीच में आ गए, मतलब अब मुझे चीज़ों का जो कहते हैं ना तत्व समझ में आ रहा है कि उसने उस समय पे शायद ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसको ये हासिल हो रहा था, और मैंने और 2-3 चीज़ें उसके साथ जोड़ दी जिसको आप हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन बोलते। तो ये वन ऑफ द लास्ट स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। पर हम बेसिकली ना शुरुआत के 15 साल तक ब्रेन डेवलप करता है, और शुरुआत के 22 से लेके 23 साल तक पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ओके तो पोस्ट 25-26 पर्सनैलिटी बदलना मुश्किल है, ओके एंड पोस्ट 15 जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है वो हो गया, वो वापस नहीं होगा। दिमाग इसी पैटर्न पे चलता है मोस्टली हाँ, अपने। तो जितना चीजें उसको एक लेवल तक करनी थी ना, वो 15 साल की उम्र तक हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। अभी इसको करते हैं अभी यहीं पे। और आज के पॉडकास्ट में हमने सीखा कि हमारी मेंटल हेल्थ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम किसी भी एडिक्शन से कैसे दूर हो सकते हैं। जिन लोगों के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के थ्रू या देख के अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं। रिश्तों में क्या है कि हर कहानी रेवेंज स्टोरी मत बनो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर, नहीं हो। इट्स नॉट दैट द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, तुम उसका एक हिस्सा हो, यू आर अ यूनिट ऑफ इट। तो अगर तुम हर चीज को रिवेंज स्टोरी बनाओगे ना तो अल्टीमेटली तुम्हें नुकसान सबसे ज्यादा होगा। ओके खासकर जब पेरेंट्स की बात आती है ना, उसको रिवेंज स्टोरी मत बनाओ। ओके यार हम एज ए यूनिट बहुत छोटे लोग हैं, पेरेंट्स बच्चे, और तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे बच्चे, है ना, और बाय द टाइम तुम्हारी शादी होगी तुम दूर हटोगे। तो इसका यही मतलब मसी मतलब एक तरह से ये है कि पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना तुम्हारा, उसमें देयर इज नो रिवेंज स्टोरी। बीत गया हो गया ठीक है, डिसीजन ऑफ एक्ट ऑफ इम्पल्स था, हो गया, जिससे मैं कुछ कह दिया, या फिर कई ऐसे मैं खुद बेल्ट से पिटा हूँ। हाँ, वो बचपन में पिटा हूँ बेल्ट से, मल्टीपल लोकेशंस पे पिटा हूँ। मुझे खुशी है मुझे मेरे साथ ऐसा किया गया। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने को मिली इस चीज़ से, और भी आपको आगे अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। आपको किस कैटेगरी का पॉडकास्ट देखना है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और कोशिश कीजिए कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो चैनल को फॉलो ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों को जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।